तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में होता है तो मैग्नेट में स्टोर्ड होती है एनर्जी, और वो जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और अलग अलग पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वेरी कर रही होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखेंगे बार मैग्नेट, और हम लोग देखेंगे कि जो बार मैग्नेट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अलग अलग होगी अलग अलग पोजीशन के लिए। तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है वर्क डन के ऊपर। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है कोई सिस्टम की तो इसका मतलब उस पर जो किया गया काम है वो ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वो सिस्टम पे किया गया काम ज्यादा है। और अगर कहीं वर्क डन कम है तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होगी। तो वर्क डन कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, अगर वर्क डन ज्यादा होता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। ये हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। सिमिलरली अगर वर्क डन जीरो है तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है जीरो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमने मान लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी नहीं कर रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है कांस्टेंट। और ये मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा बार मैग्नेट, और ये है मैग्नेट का साउथ पोल, ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल। तो हम लोग मान लेते हैं रैंडमली, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जो साउथ पोल पर जो फोर्स लग रहा है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, और जो नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो जो साउथ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। सिमिलरली जो नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो भी डिपेंड करेगा जो नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है वो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो फोर्सेस जो एक्ट कर रही है, ये जो एमबी फोर्स और यहाँ पर जो नॉर्थ पोल पर जो एमबी फोर्स एक्ट कर रहा है, दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। और ये जो फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो दो अलग अलग लाइन पर एक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली होगा क्या, तो ये जो बार मैग्नेट होगा वो अपनी एक्सिस से कर जाएगा रोटेट, और ये अपनी एक्सिस से रोटेट करके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा। वो पोजीशन पर ये जो बार मैग्नेट होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा उसका मतलब क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं जो बार मैग्नेट है वो अपनी एक्सिस से किया रोटेट, और ये जो बार मैग्नेट है ये P1 पोजीशन पर आके रुक गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें P1 पोजीशन पर, जैसे कि हमें मालूम है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट पे अगर राइट हैंड साइड की तरफ अगर F फोर्स लग रहा हो और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी F फोर्स लग रहा हो, तो दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है मगर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। सिमिलरली ये वाले स्टेट में ये वाले पोजीशन में ये जो मैग्नेट है इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो जो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से जो मैग्नेट होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फोर्सेस की जो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक फोर्स, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ये P1 पोजीशन पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी ये मैग्नेट को रोक के रखेगी। और अगर हम लोग P1 पोजीशन से अगर मैग्नेट को अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो उसके लिए हमें करना होगा काम, और वो जो वर्क डन होगा ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के अगेंस्ट में होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वर्क डन को करेगी रेसिस्ट, या फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी ये मैग्नेट को नहीं रोटेट होने देगी। अगर हमें इसे रोटेट करवाना है मैग्नेट को तो हमें फोर्सिबली ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के अगेंस्ट काम करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो भी हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो ये मैग्नेट में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम लोग ये जो मैग्नेट है इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, और वो जो रोटेशन है या फिर जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं और वो जो वर्क डन है वो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के अगेंस्ट में। हम लोग मान लेते हैं P1 पोजीशन से P2 पोजीशन पर हम लोग मैग्नेट को लेके आए, तो जितना भी जो वर्क डन होगा वो ये मैग्नेट में स्टोर हो जाएगा, मतलब जितना भी जो काम किया गया है ये मैग्नेट में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सिमिलरली P2 पोजीशन से P3 पोजीशन पे लेके आए, तो P3 पोजीशन पे हमने और काम, P2 पोजीशन से P3 पोजीशन पर लाने के लिए हमें और काम करना होगा। तो जो वर्क डन होगा ये मैग्नेट में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले पोजीशन में P1 पोजीशन में ये जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है 0 डिग्री का। और ये वाले पोजीशन में देखें ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को हम लोग रेफरेंस मानते हुए चलते हैं, ये जो नॉर्थ पोल है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में जो एंगल बना रहा है वो है 90 डिग्री का। सिमिलरली जब हम लोग P2 पोजीशन से P3 पोजीशन पे लाएंगे तो उस केस में जो नॉर्थ पोल होगा वो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है 180 डिग्री का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग P1 पोजीशन से P2 पोजीशन पे लेके आएंगे तो उस केस में हम लोग करेंगे वर्क डन, और जो वर्क डन होगा ये मैग्नेट में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मगर यहाँ पर ये मैथमेटिकली ये पोजीशन पे P2 पोजीशन पर मैथमेटिकली हम लोग आगे प्रूव करेंगे P2 पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 0। P2 पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 0, मगर हमने P1 पोजीशन से P2 पोजीशन पर लाने के लिए वर्क डन किया है, और वो जो हमने जो वर्क डन किया है वो ये मैग्नेट में स्टोर हो जाना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, मगर वैसा नहीं होता है। मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ करेंगे ये केस में P2 पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 0।
सिमिलरली P3 पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है पॉजिटिव। ऑब्वियसली जब ये वाले पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो ये वाले पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी नेगेटिव। तो ये वाले पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बराबर में होगी -mb। यहाँ पर जो m है वो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और जो b है वो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली ये वाले पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड जो पोटेंशियल एनर्जी होगी u वो बराबर में होगी +mb। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ एंगल अल्फा बनाएगा तो इस केस में ये जो मैग्नेट है इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ कोई भी एंगल बना रहा हो, फॉर एग्जांपल अल्फा छोड़ के कोई भी एंगल बना रहा हो, तो उस केस में वो वाले पोजीशन में मैग्नेट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ये फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात करें और कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो उस केस में हम लोग कंसीडर करते हैं फोर्स। मगर अगर हम लोग रोटेशनल मोशन या फिर रोटेशनल मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर जब हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उस केस में हम लोग देखेंगे, वो स्टडीज में हम लोग देखेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस से रोटेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने एक्सिस से, तो उस केस में जो कॉस होता है या फिर जो फंडामेंटल जो पैरामीटर होता है रोटेशन के पीछे वो होता है टॉर्क। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट के पीछे फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, मगर रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी होती है वो होता है टॉर्क। तो जो टॉर्क होता है, जब मैग्नेट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में रखते हैं तो जो मैग्नेट होता है उस पर लगता है टॉर्क, और वो जो टॉर्क जो लगता है मैग्नेट पे जो टॉर्क लगता है वो बराबर में होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा mb sin ऑफ अल्फा। जब हम लोग कोई भी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पर यह है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल अल्फा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, ये जो एंगल अल्फा, ये मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा अगर वेरी कर जाए तो जो रोटेशन होगा वो वेरी कर जाएगा। अगर रोटेशन वेरिएबल होगा तो जो टॉर्क होगा वो वेरिएबल होगा। और होता है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग ये बार मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो जो एंगल होगा मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का हर एक इंस्टेंट ऑफ रोटेशन के लिए वो वेरी करेगा, जिसके वजह से जो रोटेशन होगा ये बार मैग्नेट का वो कांस्टेंट नहीं होगा। रोटेशन कांस्टेंट नहीं होने की वजह से जो बार मैग्नेट पे जो टॉर्क लगेगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, हमें फाइंड आउट करना है जब ये बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ एंगल अल्फा बनाता है तो इस केस में ये बार मैग्नेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कोई भी रैंडम पोजीशन। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं P1 पोजीशन। P1 पोजीशन में ये जो बार मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है θ1। और हम लोग ये जो बार मैग्नेट है इसको हम लोग P1 पोजीशन से P2 पोजीशन पर लेके आते हैं। जब P1 पोजीशन से P2 पोजीशन पर लेके आएंगे तो हमें करना होगा वर्क डन, और जो भी हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो ये बार मैग्नेट में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मगर जैसे कि मैंने आपको पहला बोला, यहाँ पर जो अल्फा होगा, जो एंगल होगा मैग्नेट के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बीच का, वो हर एक इंस्टेंट ऑफ रोटेशन के लिए कांस्टेंट नहीं होगा, जिसके वजह से जो रोटेशन होगा बार मैग्नेट का वो कांस्टेंट नहीं होगा, जिसके वजह से जो टॉर्क होगा वो वेरिएबल होगा। और अगर टॉर्क वेरिएबल होता है तो जो वर्क डन होगा वो वेरिएबल होगा, मतलब जो वर्क डन होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। और हमें मालूम है जो वर्क डन होता है, अगर ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करें तो जो वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और अगर रोटेशनल मोशन कंसीडर करें तो हम लोग फोर्स के बदले कंसीडर करते हैं टॉर्क। तो जो वर्क डन होगा वो टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो वेरी कर रहा है, जो वर्क डन है वो कांस्टेंट नहीं। और हमें मालूम है फिजिक्स या फिर इंजीनियरिंग में अगर कोई भी क्वांटिटीज अगर वेरी कर रही हो, फिजिकल क्वांटिटी अगर वेरी कर रही हो, वेरिएबल हो, तो हम लोग कंसीडर करते हैं उसका इनफाइनाइटेसिमल मैग्नीट्यूड, और उसको हम लोग कर देते इंटीग्रेट दो पॉइंट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करें, अगर वेलोसिटी अगर वेरी करी हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो हम लोग कंसीडर करते हैं इनफाइनाइटेसिमल टाइम। वो इनफाइनाइटेसिमल टाइम के लिए वो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो जो इनफाइनाइटेसिमल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेट। जब हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिल जाता है फाइनल रिजल्ट। सिमिलरली जो वर्क डन होगा वो वेरिएबल होगा, वो जो वर्क डन होगा वो कांस्टेंट नहीं होने वाला है, वो वेरिएबल होगा। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन, और वो जो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे पोजीशन P1 से P2 तक के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन को हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कोई भी इंस्टेंट ऑफ रोटेशन। ये वाली इंस्टेंट ऑफ रोटेशन कंसीडर कर लेते हैं। ये इंस्टेंट ऑफ रोटेशन में ये जो बार मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है θ, और जो टॉर्क एसोसिएटेड है वो है mb sin ऑफ θ।
जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो टॉक होता है वो बराबर में होता है एम बी साइन ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो है थीटा, तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे एम बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर जो एम है वो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और जो बी है वो है मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो, और जो थीटा है वो एंगल है, जो थीटा है वो एंगल है ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। अगर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अगर इसके बारे में नहीं मालूम है आपको, तो ये मैग्नेट और ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। आप सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कंसीडर करते हुए चल सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट को हम लोग रोटेट करेंगे और वो जो रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना कम होगा, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल होगा, और वो जो रोटेशन के लिए जो टॉर्क होगा एसोसिएटेड वो रोटेशन के साथ वो कांस्टेंट होगा। मतलब जो हम लोग जो रोटेट करेंगे वो जो रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना कम होगा कि उसके साथ जो एसोसिएटेड जो टॉर्क होगा वो होगा कांस्टेंट। तो जो रोटेशन हमने जो कंसीडर किया वो है डी थीटा। डी थीटा रोटेशन में हम लोग मान लेते हैं जो मैग्नेट है ये P4 पोजीशन पे आ जाता है। थीटा से डी थीटा हमने रोटेट किया मैग्नेट को, और ये जो डी थीटा जो रोटेशन है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है। ये रोटेशन के लिए जो टॉर्क है इसको हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये रोटेशन के लिए या फिर इतना सी जो वर्क डन किया गया है, थीटा से डी थीटा हमने रोटेट किया, तो ये P3 से P4 तक के हमने कुछ किया होगा, वर्क डन किया होगा। तो जो वो वर्क डन होगा वो इनफाइनेटेसिमल वर्क डन होगा, जिसको हम लोग DW कंसीडर करते हुए चलेंगे। और वो जो इनफाइनेटेसिमल वर्क डन होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे P1 पोजीशन से P2 पोजीशन तक के, जिसके वजह से हमें मिल जाएगा हमने कितना काम किया है मैग्नेट को P1 पोजीशन से P2 पोजीशन तक लाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इनफाइनेटेसिमल वर्क डन होगा, जैसे कि मैं बोल रहा था, जो इनफाइनेटेसिमल वर्क डन होगा वो हो जाएगा DW। यहाँ पर इंडिकेट किया है, यहाँ पर देखें जो DW है वो है इनफाइनेटेसिमल वर्क डन, और ये है टॉर्क, और ये है डी थीटा। जो डी थीटा है वो है डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, मगर हम लोग फोर्स नहीं कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर हमें रोटेशनल इफेक्ट दिख रहा है। अगर ट्रांसलेशनल मोशन होता तो वहाँ पर हम लोग फोर्स कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे टॉर्क। तो जो टॉर्क होगा वो होगा टाउ, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डी थीटा। तो जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है पहला ही हमने डिस्कस किया, जो टॉर्क है वो है एम बी साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो जो टॉर्क है वो है एम बी साइन ऑफ थीटा। तो जो एम बी साइन ऑफ थीटा उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, टॉर्क की जगह एम बी साइन ऑफ थीटा इंटू ये जो डी थीटा है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो यहाँ पर जो हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे वो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जो इनिशियली जो थीटा होगा वो होगा θ1। इनिशियल जो लिमिट होगी थीटा की वो होगी θ1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनिशियल लिमिट θ1 और जो फाइनल लिमिट होगी वो होगी θ2। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो जो इनिशियल जो लिमिट होगी इंटीग्रेशन में वो होगी θ1, फाइनल लिमिट होगी θ2। तो इंटीग्रेशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमें मालूम ही होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में जो सोचने की हमारी जो टेंडेंसी होती है वो ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो θ1 और ये है θ2, सिमिलरली जब हम लोग ये जो एम बी साइन ऑफ थीटा को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, और जब साइन ऑफ थीटा को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये एम बी साइन ऑफ थीटा को इंटीग्रेट करेंगे माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, और ये जो लिमिट है वो है θ2 और θ1। जब हम लोग लिमिट को सब्सटीट्यूट करेंगे, आई नो यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ओरली। एम बी माइनस कोसाइन ऑफ θ2 माइनस ऑफ कोसाइन ऑफ θ1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ θ2 प्लस कोसाइन ऑफ θ1। साइन चेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा W इज इक्वल टू एम बी कोसाइन ऑफ θ2 माइनस कोसाइन ऑफ θ1। तो जो इक्वेशन है W इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ θ1 माइनस कोसाइन ऑफ θ2, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन वर्क डन के लिए और कोई भी रैंडम पोजीशन के लिए, या फिर मैग्नेट कोई भी पोजीशन कवर कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में हम लोग ये इक्वेशन डाल के जो मैग्नेट में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोजीशन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो एम है वो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फिर से, और जो बी है वो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और जो θ1 है वो है इनिशियल एंगल, और जो θ2 है वो है फाइनल एंगल। इनिशियल एंगल वो एंगल होता है जहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो एंगल है ये है इनिशियल एंगल जो कि है 90 डिग्री का, जहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ जो एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ये इनिशियल एंगल, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0 डिग्री, सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0। और जो फाइनल एंगल होगा वो कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में, हमें फाइंड आउट करना है ये अल्फा पोजीशन पे या फिर ये अल्फा एंगल में या फिर ये P4 पोजीशन में ये जो मैग्नेट है इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो फाइनल एंगल होगा वो होगा अल्फा। तो इक्वेशन का यूज करते हुए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें,
W इज इक्वल टू एम बी कोसाइन ऑफ थीटा वन माइनस कोसाइन ऑफ थीटा टू। तो जो थीटा वन होगा वहां पर हम लोग 90 डिग्री सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि जो इनिशियली जो वो पोजीशन पर जो एंगल कवर करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का वो होता है 90 डिग्री, और जो कोसाइन ऑफ 90 डिग्री है वो हो जाएगा 0। सिमिलरली जो कोसाइन ऑफ थीटा टू होगा, थीटा टू के जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे अल्फा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कोसाइन ऑफ 90 डिग्री होगा वो हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा, हमें मिल जाएगा W इज इक्वल टू एम बी माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा। इसको अगर हम लोग आगे और सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा W इज इक्वल टू माइनस एम बी कोसाइन ऑफ अल्फा। इसको आगे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे डॉट प्रोडक्ट रूल माइनस एम वेक्टर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर डॉट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मतलब अल्फा पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो मैग्नेट में, ये अल्फा पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो डिपेंड करेगी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। सिमिलरली अभी हम लोग प्रूफ करेंगे P1 पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी नेगेटिव, और P3 पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी पॉजिटिव। तो सेम इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे और थीटा वन सिमिलरली 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर P1 पोजीशन के लिए, पहले ही मैं डिस्कस किया था इनिशियली P1 पोजीशन के लिए अगर हम लोग नॉर्थ पोल को रेफरेंस मानते हुए चले तो जो नॉर्थ पोल है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। सिमिलरली ये P3 पोजीशन के लिए ये जो नॉर्थ पोल होगा पूरा 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा। तो इस केस में जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा 180 डिग्री का। तो ये दोनों हमें पता है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे जो भी है पैरामीटर्स। W इज इक्वल टू एम बी, जो कोसाइन ऑफ थीटा वन होगा वो होगा 90 डिग्री, और जो थीटा टू होगा वो होगा 0 डिग्री। कोसाइन ऑफ 90 डिग्री 0 हो जाएगा और कोसाइन ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा -1 1 हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन इधर यहाँ पर है तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी। तो P1 पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस एम बी। सिमिलरली P3 पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी होगी उसके लिए जो थीटा वन होगा, जो इनिशियल पोजीशन होगा कोसाइन ऑफ थीटा वन, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा 90 डिग्री का। और थीटा टू जैसे कि मैंने आपको बोला जब मैग्नेट पूरा रोटेट कर जाएगा, जब नॉर्थ पोल पूरा 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो उस केस में जो थीटा टू होगा वो होगा फाइनल एंगल, और जो थीटा टू है वो है 180 डिग्री। जो 90 डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और जो कोसाइन ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा -1। तो हमें अल्टीमेटली मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस -1, और 90 डिग्री हो जाएगा 0 + 1 U इज इक्वल टू प्लस एम बी। तो P3 पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी पॉजिटिव एम बी, और P1 पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी नेगेटिव M × B।